हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को समझना, उन्हें जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में यही एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो है वो आपके काम आने वाले हैं। तो चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कुछ, डिफाइन एन इकोसिस्टम। सबसे पहला ही क्वेश्चन यही है हमारे सामने कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर हमारे अर्थ के ऊपर है ना दो तरीके के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि सर हमारे अर्थ के ऊपर है ना टू टाइप्स ऑफ बींग्स पाए जाते हैं। मतलब एक तो होते हैं लिविंग बींग्स और एक होते हैं नॉन लिविंग बींग्स। तो हमें एक आइडिया तो मिल चुका है कि सर एक होते हैं लिविंग बींग्स और एक होते हैं नॉन लिविंग बींग्स। तो ऐसे में लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जो लिविंग हो और ऐसे कंपोनेंट्स जो लिविंग ना हो, उन दोनों के बीच के अंदर क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। इसी इंटरेक्शन को, इसी चेन को, इसी सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं? इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो चलो अब और ही ज्यादा इसकी ब्रॉड डेफिनेशन हम देख लेते हैं। An ecosystem is a community of plants। तो सबसे पहले कोई भी आपसे पूछे कि सर इकोसिस्टम क्या है, कि सर ये कम्युनिटी है। इकोसिस्टम अकेले में कोई नहीं है, ये है ना अकेला नहीं है। इस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए है ना कई सारे है ना कंपोनेंट साथ में आते हैं। वो साथ में आके क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम को बनाते हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है। अब कम्युनिटी किससे बनी हुई है? तो सर कम्युनिटी बनी हुई है प्लांट से, एनिमल्स से, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म से दैट लिव, फेड, रिप्रोड्यूस एंड इंटरेक्ट इन द सेम एरिया और एनवायरनमेंट। तो हमें यह समझ में आ चुका है कि सर इकोसिस्टम एक प्लांट, एनिमल, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म का क्या है? एक इंटरेक्शन करने का एक जगह है, एक ऐसा एरिया है जहां पे वो रहते हैं, फीड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि इकोसिस्टम क्या है। फिर हम आगे देखते हैं, इकोसिस्टम आर वेरी लार्ज। तो सर हमने ये भी देखा है कि कुछ एरियाज का जो इकोसिस्टम होता है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है। फॉर एग्जांपल मैनी बर्ड स्पीसीज नेस्ट इन वन प्लेस एंड फेड इन अ कंप्लीटली डिफरेंट एरिया। जैसा कि हम बात कर लेते हैं एक एग्जांपल में बर्ड्स की। तो सर जो बर्ड्स होते हैं वो कई सारे ऐसे बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं कि जो है ना नेस्ट जो है वो तो एक जगह पे करते हैं, पर जब हम बात करते हैं उनके फेड की तो सर वो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाकर करा करते हैं। तो सर हमें एक आइडिया तो लग गया होगा कि सर उनका जो इकोसिस्टम है, उनका जो ओवरऑल इकोसिस्टम हम देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है। तो हमें इकोसिस्टम का आइडिया हो चुका है कि इकोसिस्टम में कम्युनिटी है। किसकी कम्युनिटी है? प्लांट्स, एनिमल, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की एक कम्युनिटी है। साथ ही साथ ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये साथ ही साथ जितने भी हमें कम्युनिटी के अंदर ये मेंबर्स दिख रहे हैं, ये एक दूसरे से तो इंटरेक्ट करते ही करते हैं। और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं जैसे एयर हो गई, सनलाइट हो गई, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि प्लांट्स जो है उन्हें सनलाइट चाहिए, उनको अपना है ना फोटोसिंथेसिस करना है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की जरूरत होती है। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं इकोसिस्टम जो है वो किस पे डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के ऊपर। और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है उनका यूज ही किया जब वहां पे हमें लिविंग कंपोनेंट्स देखने को ना मिले। तो ऐसे में एक चेन ऑफ रिएक्शन बन जाता है कि सर ये जो है वो इस पे डिपेंड है, ये वो है इस पे डिपेंड है। तो हमें एक आइडिया तो लग ही चुका है कि इकोसिस्टम क्या है। फिर हम आगे देखते हैं, ऑन द अदर हैंड सम इकोसिस्टम मे बी फिजिकली स्मॉल such as would find in a meadow at the edge of the forest। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ इकोसिस्टम तो बहुत ही ज्यादा लार्ज होते हैं और कुछ जो इकोसिस्टम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। अब उनके स्मॉल होने का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं एक मेडो की। तो सर एक जो मेडो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? वो हमें एकदम एज में देखने को मिलता है। जो फॉरेस्ट होते हैं उनके एकदम एज में हमें देखने को मिलता है। या फिर आपको मेडो से समझ में नहीं आ रहा है तो हम बात कर लेते हैं कोरल रीफ की। जैसा कि हमने देखा है कि सर ओशियंस में हमें क्या देखने को मिलती है? कोरल्स देखने को मिलती है, कोरल रीफ देखने को मिलती है। सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो हमें कोरल रीफ देखने को मिलती है वो हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। तो सर जो ये कोरल रीफ होती है ना, ये बहुत ही, इनका जो इकोसिस्टम होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, एक स्पेसिफिक एरिया तक ही होता है। जैसे कि हम इंडिया की ही बात कर लेते हैं तो सर इंडिया के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब हम कोरल रीफ के अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करते हैं तो सर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज्यादा कोरल रीफ देखने को हमें मिल जाती है। जबकि हम जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इतनी कोरल रीफ हमें देखने को नहीं मिलती है। फिर हम आगे बात करते हैं, हाउ डज एवरीथिंग फिट टुगेदर इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम वर्सेस अ मीडो
इकोसिस्टम। अब बात ये आती है कि सर एक जो फॉरेस्ट होता है वो तो बहुत ही ज्यादा लार्ज इकोसिस्टम होता है, और एक जो मैडो होता है, या फिर हम बात कर लेते हैं एक कोरल रीफ की, तो सर कोरल रीफ जो हमें ओशियंस में देखने को मिलती है वो इकोसिस्टम बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। अब क्वेश्चन यही आता है कि सर ये आपस में कैसे एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। व्हाइल सम स्पीसीज में बी फाउंड नेचुरल इन बोथ एरियाज। अब कुछ ऐसी भी स्पीसीज होती है जो लार्ज इकोसिस्टम का भी पार्ट होती है, एज वेल एज वो स्मॉल इकोसिस्टम का भी वो पार्ट होती है। अब ये ऐसा क्यों होता है? तो सर जैसे कि हम जानते हैं कि सर जो स्पीसीज है ना वो वरी करती है, वो अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करती है, ग्रो करती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कैमल्स की। ओके, कैमल्स ओनली हम जब राजस्थान की बात करेंगे, जब हम इंडिया की बात करेंगे, तो सर हमें कहां देखने को मिलेंगे? थार डेजर्ट में हमें देखने को मिलेगा, राजस्थान में हमें देखने को मिलेगा, राजस्थान, गुजरात और कुछ पार्ट्स ऑफ हरियाणा में, पंजाब में भी हमें वो देखने को मिल सकते हैं। पर जब हम बात करते हैं कैमल की, तो सर कैमल बेसिकली हमें वेस्टर्न वर्ल्ड साइड में ही देखने को मिलेगा। साउथ साइड में हमें कैमल ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। या फिर हम कहीं पे भी बात कर लेते हैं, किसी भी ज्योग्राफिकल फीचर की हम बात कर लेते हैं, तो सर वहां पे हमें कैमल्स की मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है। क्यों कम है? क्योंकि सर जो कैमल्स के लिए एक सूटेबल जो एनवायरमेंट है वो थार डेजर्ट है, वो राजस्थान है, वो हमारा गुजरात का कुछ पार्ट है। तो ऐसे में हमें एक आइडिया तो लग चुका है कि सर जैसा जहां का इकोसिस्टम होता है वैसे ही वहां के एनिमल्स होते हैं, वहां पे रहने वाले एनिमल्स, लिविंग बीइंग्स सारे होते हैं। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। While some species हो चुका है, फिर हम आगे देखते हैं। While some species may be found natural in both areas, the species that live in the forest ecosystem are usually very different from those that inhabited the meadows। अब जो species होती है ना वो वरी करती है। फॉरेस्ट में रहने वाली जो species होती है वो meadows में रहने वाली species से बहुत ज्यादा अलग होती है। Even though the two environments are right next to each other। जब हम बात करते हैं इन दोनों ही environments की, तो ये दोनों ही environments एक दूसरे के एकदम अपोजिट होते हैं, एक दूसरे से भले ही अलग होते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ वी प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग नेचुरल हैबिटेट्स वी विल हैव टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम हमारे ये नेचुरल जो हैबिटेट्स है, जो हमारे फॉरेस्ट है, या फिर हम जो ये इकोसिस्टम की बात करें, हम जब इन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो इन इकोसिस्टम जब भी हम प्रोटेक्ट करेंगे तो सर उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी पे भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि सर जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें कहां देखने को मिलती है? अपने नेचुरल हैबिटेट में वो देखने को मिलती है। अगर हमने उनका नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्ट किया तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो गुड पॉजिटिव इफेक्ट है वो किसके ऊपर देखने को मिलेगा? वो वहां की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर देखने को मिलेगा। वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है अब वो वापस से मेंटेन होना शुरू कर देगी। अब बात आती है कि सर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जैसे कि हम पढ़ पा रहे हैं कि सर ये बायो है, ये डाइवर्सिटी है। बायो मतलब बायोलॉजी की बात हो रही है, कुछ ऐसे है ना कंपोनेंट्स की बात हो रही है जिनमें लाइफ है। और डाइवर्सिटी की जब बात की जाती है तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। मतलब बहुत ज्यादा क्या हो रखी है? बायोडाइवर्सिटी हो रखी है। मतलब वहां पे जो हमें है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं वो है ना बहुत ज्यादा वेराइटीज में हमें देखने को मिलते हैं। वैरायटी ऑफ लाइफ इन ऑल इट्स फॉर्म, लेवल एंड कॉम्बिनेशन। तो सर बायोडाइवर्सिटी और कुछ भी नहीं है। बायोडाइवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ फॉर्म्स, लेवल एंड कॉम्बिनेशन से बनी हुई एक वैरायटी है। उस वैरायटी में हमें यह पता लगता है कि सर जो बायो है, बायो मतलब जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग कंपोनेंट्स है ना हमारे, उनके अंदर बहुत सारी वैरायटी हम देख सकते हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में भी। फिर हम आगे देखते हैं। Unfortunately, natural habitats and their ecosystem are more and more endangered because of the damaging environmental effects of growing human population everywhere। जैसा कि हम अभी तक देखते आए हैं कि सर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ना वो धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है। अब जब ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो सर उसे सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? उसे सबसे पहले जरूरत पड़ेगी फूड की। अब फूड के लिए वो क्या करेंगे? फूड के लिए वो फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, वहां पे उस लैंड को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? एग्रीकल्चर लैंड में वो कन्वर्ट कर देंगे। फिर जो दूसरी जगह, दूसरी जो चीज आती है हमारे सामने वो आती है सर सेटलमेंट की। उनको किसकी जरूरत होगी? इस जगह की जरूरत होगी। उनको रहने के लिए एक ऐसे सेटलमेंट की जरूरत होगी जहां पे वो अपनी लाइफ को आसानी से, इजीली वो अपनी लाइफ को आगे कैरी ऑन कर सके। तो ऐसे में हमें ये समझ में आ जाता है कि सर जो ये ह्यूमन पॉपुलेशन का जो इंक्रीज होता जा रहा है ना, ये क्या कर रहा है? ये सर फॉरेस्ट को, इकोसिस्टम्स को हटाते जा रहा है। हमारे जो फॉरेस्ट है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, उसे वो खत्म करते जा रहा है, उसे डैमेज करता जा रहा है। और साथ ही साथ वो उस लैंड को एक ऐसे लैंड में कन्वर्ट करते जा रहा है जो फिर से वापस फॉरेस्ट में कभी वापस कन्वर्ट नहीं होने वाली है। क्योंकि सर जब एक लैंड को एग्रीकल्चर लैंड बना दिया जाता है, जब हम आज के टाइम पीरियड की बात करते हैं, जब एक लैंड को एग्रीकल्चर लैंड बना दिया जाता है तो सर उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि अब वो लैंड फिर से कभी वापस फॉरेस्ट बनने वाला है। हाँ सर, अगर ह्यूमंस ने अपना ऑक्यूपेशन वहां से छोड़ दिया है, उसका ऑक्यूपाई जो केयर रखा था उसे वापस छोड़ देते तो हो सकता है वहां पे फॉरेस्ट आ जाएगा। पर नेचुरली जब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं तो प्रैक्टिकली लाइफ में हम यही देखते हैं कि सर ऐसा नहीं होता है। अगर ऑक्यूपाई कर दिया गया है
है, एक बार वो एग्रीकल्चर लैंड बन गया है उसके बाद उसका फॉरेस्ट लैंड बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ या फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। अब हम बात कर लेते हैं कि सर उन फैक्टर्स की इनके वजह से हमारे इंडिया के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो रखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि सर हर एक ज्योग्राफिकल लैंड, जब भी हम बात करते हैं कंटिनेंट्स की, कंट्रीज की, उन कंट्रीज की ज्योग्राफिकल जो पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है। वहां पे जो ज्योग्राफिकल रिलीफ हमें देखने को मिलते हैं, वहां पे जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं ना, वो वरी करते रहते हैं। इसके कारण हम ये समझ सकते हैं कि सर वहां पे जो फैक्टर्स है, जो वहां के प्लांट्स को, जो वहां के एनिमल्स को क्या करने वाले, अफेक्ट करने वाले हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले हैं, ऐसे कई सारे फैक्टर्स हमारे सामने आ जाते हैं और इन फैक्टर्स के कारण ही डिटरमाइन होते हैं वहां के प्लांट्स, वहां के एनिमल्स। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल यही है कि जो हमें है ना थार डेजर्ट में एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जो हमें प्लांट्स वहां देखने को मिलेंगे, वो इंडिया के हमें किसी दूसरे पार्ट में नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? क्योंकि सर जो वहां का एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उन सभी प्लांट्स और एनिमल्स ने अपने आप को क्या कर लिया है, इवॉल्व कर लिया है। तो ऐसे में जो हमारा थार डेजर्ट है उसके अंदर मिलने वाले जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो बहुत ज्यादा अलग होंगे हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, जहां पे है ना बहुत एक्सट्रीम कोल्ड देखने को मिलता है। उन सिचुएशन में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स की जो एक कंडीशन होगी या जो कैटेगरीज होगी या फिर जो टाइप होगा ना, वो बहुत ही ज्यादा अलग होगा। किससे? वो होगा सर थार डेजर्ट में रहने वाले, दिखने वाले एनिमल्स और प्लांट से। तो हमें एक पोजीशन तो समझ में आ चुकी कि जैसे वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन होगी, जैसा वहां का क्लाइमेट होगा, वैसा वहां पे क्या देखने को मिलेगी, वहां की बायोडाइवर्सिटी वहां देखने को मिल जाएगी। तो चलो अब देखते हैं कि सर आखिर ये जो फैक्टर्स है ना, ये कैसे हमारे एनिमल्स और प्लांट्स को जो एक डिस्ट्रीब्यूशन जो हम इंडिया में देख रहे हैं उसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ इज डिटरमाइंड मेनली बाय द क्लाइमेट। जब भी हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, प्लांट्स की, जब भी हम बात करते हैं एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सर हमारे अर्थ के ऊपर जितना भी सिस्टम बना रखा है हम लोगों ने, उस सिस्टम को डिटरमाइन करने का काम है सर क्लाइमेट का। जैसा जहां का क्लाइमेट होगा वैसे ही वहां पे हमें प्लांट्स देखने को मिलेंगे, जैसे ही वहां पे हमें एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो हमें एक आइडिया तो हो चुका है कि सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स को कौन डिटरमाइन करता है, क्लाइमेट डिटरमाइन करता है। हाउएवर द अदर फैक्टर्स आर, अब हम बात कर लेते हैं कुछ अदर फैक्टर्स की, जैसे कि हम बात करते हैं सॉइल की, रिलीफ की, ड्रेनेज की। तो द मोस्ट ऑफ देम आर आल्सो इंटर रिलेटेड। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं, जब हम इन एरियाज की बात करते हैं, जब हम इन फैक्टर्स की बात करते हैं, तो ये जो फैक्टर्स है ना, ये आपस में क्या होते रहते हैं, इंटरेक्ट होते रहते हैं, इंटर रिलेट होते रहते हैं। तो ऐसे में सर ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है कि सर जो एक इकोसिस्टम है उसमें एक अच्छी सी अच्छी चेन बन सके, एक ऐसी चेन बन सके जिसके अंदर सारे ही फैक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। तो ऐसे में हमें ये तो समझ में आ गया है कि सर जो क्लाइमेट है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पर सर क्लाइमेट अकेला फैक्टर नहीं है जो वहां के प्लांट्स को, साथ ही साथ जो वहां का जो एनिमल्स है उसको डिस्ट्रीब्यूशन को उसको फिक्स करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ बायो रिजर्व, गिव टू एग्जांपल्स। अब बात की जा रही है कि आखिर ये जो बायो रिजर्व्स होते हैं ना, बायो रिजर्व होते क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमसे पूछा गया है ना, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं उस वर्ड के ऊपर चलते हैं कि सर आखिर पूछा क्या गया है हमसे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि बायो रिजर्व, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हमने देखा कि सर जिसमें भी लाइफ है उसे हम बायो कह सकते हैं। अब रिजर्व का क्या मतलब है, रिजर्व का मतलब है उसे प्रोटेक्ट करना, मतलब जिसमें भी लाइफ है उसे प्रोटेक्ट करने वाली जगह को हम क्या कह देते हैं, बायो रिजर्व कह देते हैं, और यही बायो रिजर्व कहलाता है। तो चलो अब देखते हैं बायो रिजर्व को। अ प्रोटेक्टेड एरिया रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो समझ में आया, वही चीज है बायो रिजर्व का मतलब क्या है कि सर जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, उन इंडेंजर्ड स्पीशीज, किसकी इंडेंजर्ड स्पीशीज, जो हमारा फ्लोरा है, जो हमारा फाउना है, उनकी जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, उनको उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में क्या करना, प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना। तो सर इसी से ही हम क्या समझते हैं, बायो रिजर्व समझते हैं। द सुंदरबंस इन द वेस्ट बंगाल एंड द नंदा देवी इन द उत्तरांचल आर द टू एग्जांपल्स। अब हम बात कर लेते हैं हमारे बायो रिजर्व की। तो सर एक सुंदरबन वेस्ट बंगाल में हमें एक एरिया देखने को मिलता है जो बहुत ही अच्छा एक बायो रिजर्व है, और साथ ही साथ उत्तरांचल के अंदर भी हमें नंदा देवी देखने को मिलता है जो भी एक अच्छा बायो रिजर्व हमें देखने को मिल जाता है। फिर हम आगे देखते हैं यूजेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो अभी तक तो हमने यही समझा था कि आखिर बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है, पर अब ये भी बहुत समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये जो बायो रिजर्व होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, इनको क्यों वहां पे फॉर्म किया गया है, कोई कारण होगा ना, तो इसलिए तो वहां पे उनको बनाया गया है।
तो जैसा कि अभी तक हमने देखा है कि बायोस्फीयर मतलब क्या है, तो चलो देखते हैं। इन अ बायोस्फीयर रिजर्व इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। मतलब किसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है? बायो को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट के अंदर। और साथ ही साथ किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की जा रही है, क्योंकि सर जब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व बनाना, तो सर उनके ऊपर है ना कोई है ना फैक्टर्स रहे होंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स जिम्मेदार रहे होंगे जिनके कारण हमें वहां पे बायोस्फीयर बनाना पड़ा। तो जैसा कि हम बात करते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण, ओवर है ना हंटिंग के कारण क्या हो रही है, वो स्पीसीज जो है अब इंडेंजर में जा चुकी है। अब वो जो स्पीसीज है वो किसी की भी हो सकती है जिसमें लाइफ हो, जिसमें एनिमल भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ सकते हैं। तो ऐसे में सर जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है जैसे एनिमल्स और प्लांट, उन सभी स्पीसीज को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। ये किसका काम है? ये काम है सर बायोस्फीयर रिजर्व का। फिर हम आगे देखते हैं, दिस इंपॉर्टेंट हेरिटेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ट्रांसमिटेड टू द फ्यूचर जनरेशन इन ऑल इट्स नेचुरल वाइगर एंड ग्लोरी। अब ये हमारा है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये हमारा एक कर्तव्य बनता है कि सर जो आज हम बायोडाइवर्सिटी देख पा रहे हैं, जो बायो रिजर्व हम देख पा रहे हैं, एक एज वेल एज जो हम एनिमल्स देख पा रहे हैं, प्लांट्स जो देख पा रहे हैं, जो इनकी वाइगरिटी है, जो इनकी ग्लोरी है, वो हमारे साथ साथ हमारी फ्यूचर जो जनरेशन आने वाली है ना उन तक भी पहुंचे। कल को ऐसा ना हो जाए कि सर हमें है ना जो कैमल्स है, या फिर हम बात कर लेते हैं एलिफेंट्स की, क्रोकोडाइल की, टाइगर की, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि सर बुक के अंदर हमें एक है ना पिक्चर देखने को मिले कि ये क्या है, कि सर ये कौन है, सर ये हमारा टाइगर है, सर ये कौन है, ये हमारा एलिफेंट है। तो ऐसा ना हो जाए, इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए हमें उनको रिजर्व करना जरूरी है, इसके लिए हमें उनको कंजर्व करना जरूरी है। तो ऐसे में हमें ये आइडिया लग गया है कि सर जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना उसका फंक्शन क्या है। पहला तो यही है इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा ये बता रहा है कि सर आखिर क्यों करना, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है ना वो भी इन सभी चीजों का एक है ना एक बेसिकली वो इन सभी चीजों की इंपॉर्टेंस को समझ सके, और साथ ही साथ इन नेचुरल जो हमारे वाइगरिटी है, जो ग्लोरी है ना इनकी, उनका वो भी बेनिफिट ले सके। द सराउंडिंग एरियाज आर रिजर्व फॉर रिसर्च वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। तो हम ये देखते हैं कि सब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर तो क्या होता है, इन सभी का कंजर्वेशन होता है, पर जब हम बात करते हैं इसके नियरली एरियाज की, मतलब इसके पास के एरियाज की, तो सर वहां पे क्या चलता है? वहां पे सर रिसर्च वर्क चलता है, ताकि सर ज्यादा से ज्यादा हम फ्लोरा और फाउना को प्रोटेक्ट कर सके, या फिर हम फ्लोरा और फाउना को प्रोटेक्ट करने के नए से नए रास्ते लेके आ सके, न्यू टू न्यू वेज लेके आ सके, नई से नई टेक्नोलॉजी ला सके, नए से नई मेथड्स ला सके, ताकि हम इन बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू इनको प्रोटेक्ट कर सके, इन इंडेंजर्ड स्पीशीज को हम प्रोटेक्ट कर सके। फिर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेम टू एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में, बेसिकली यहाँ पूछा गया है सिर्फ 2 ऐसे एनिमल्स के बारे में जो कहाँ पे हैबिटेट रखते हैं, जो हमारा ट्रॉपिकल में हैबिटेट रखते हैं, और साथ ही साथ जो माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन के अंदर रहते हैं। तो चलो देखते हैं ऐसे कुछ एनिमल्स को। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर एलिफेंट एंड मंकीज। जब भी हम बात करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर हमें मंकीज देखने को मिलते हैं, एलिफेंट देखने को मिल जाते हैं। एंड द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन द माउंटेन फॉरेस्ट आर कश्मीर स्टेग एंड स्पॉटेड डियर। और साथ ही साथ जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर कश्मीर स्टेग और स्पॉटेड डियर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हमें ऐसे आइडिया लग चुका है कि ऐसे 2 एनिमल्स कौन कौन से हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरा एंड फाउना। अभी तक हमने इस वर्ड को बहुत बार रिपीट कर लिया है, बहुत बार इस वर्ड को समझ लिया है, इसीलिए अब हमको इसकी किसकी जरूरत है? अब इसके अंदर हमें डिफरेंस करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन यही है कि सर फ्लोरा और जो फाउना होता है, आखिर इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो चलो देखते हैं इनके बीच के डिफरेंस को। फ्लोरा, द फ्लोरा ऑफ अ कंट्री कंसिस्ट ऑफ अ प्लांट किंगडम ऑफ दैट कंट्री। जब भी हम बात करते हैं फ्लोरा की, फ्लोरा के अंदर फ्लावर आता हुआ दिख रहा है क्या? तो सर फ्लोरा का मतलब क्या है? ये किससे कनेक्ट हो रखे हैं? ये प्लांट से कनेक्ट हो रहे हैं। जो भी एक कंट्री के अंदर हमें प्लांट किंगडम देखने को मिलता है, उसे हम उस कंट्री का फ्लोरा कह देते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, इट कवर्स ट्रीज इन द फॉरेस्ट। अब बात आती है कि सर फ्लोरा में आते कौन कौन है? तो सर जो फॉरेस्ट में हमें देखने को जो ट्रीज मिलते हैं वो है, साथ ही साथ जो भी फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग ट्रीज होते हैं जो हमारे द्वारा या फिर ग्रास लैंड में या स्क्रब्स में, फेंस में जो ऑटोमेटिकली नेचुरली है क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, वो सभी के सभी किस में आते हैं? वो सभी के सभी फ्लोरा में हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, इंडिया पजेस अबाउट 47,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। जो इंडिया है ना उसके पास लगभग
47,000 डिफरेंट स्पीसीज है प्लांट्स की। अब आप ये समझ सकते हैं कि सर इंडिया एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, एक बहुत ही ज्यादा वास्ट कंट्री है, और ऐसे में इंडिया के पास जो फ्लावरिंग है या फिर जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो सर लगभग हमारे पास 47,000 डिफरेंट स्पीसीज है किसकी, सिर्फ और सिर्फ प्लांट की। फिर हम आगे देखते हैं, एंड 5,000 ऑफ देम आर एक्सक्लूसिव फाउंड इन इंडिया, और उसमें से लगभग 5,000 ऐसी स्पीसीज भी है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में हमें एक आइडिया तो हो चुका है कि सर फ्लोरा होता क्या है। अभी हमें फाउना भी तो समझना है, तो चलो देखते हैं कि सर फाउना आखिर क्या होता है। द फाउना ऑफ अ कंट्री कंसिस्ट ऑफ बर्ड्स, फिश एंड एनिमल्स। तो सर फाउना क्या है, फाउना मतलब जिसकी बात की जा रही है सर एनिमल्स की बात की जा रही है। अब एनिमल्स में कौन कौन आते हैं, बर्ड्स आते हैं, फिश आती है, एनिमल्स खुद आते हैं, मतलब जितने भी एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं वो सभी किस में आते हैं, फाउना में आते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स, स्मॉल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। और जब भी हम बात करते हैं फाउना की, तो सर फाउना में हमें कौन कौन देखने को मिलते हैं, एम्फीबियंस देखने को मिलते हैं, रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं, मैमल्स देखने को मिलते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स, वर्म्स, ये सभी के सभी हमें किसमें देखने को मिलते हैं, फाउना में देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये सभी के सभी क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, साथ ही साथ ये फाउना का पार्ट होते हैं, एनिमल होते हैं। द फाउना ऑफ इंडिया इज क्वाइट रिच एंड वेरिड। जब भी हम बात करते हैं इंडिया के फाउना की, तो इंडिया का फाउना बहुत ही ज्यादा रिच है, बहुत ही ज्यादा वेरिड है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि सर हमारे पास जब हम प्लांट्स की बात करते हैं ना, तो प्लांट्स की ही लगभग 47,000 स्पीसीज हैं। अब हम बात कर लेते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स की लगभग हमारे पास कितनी स्पीसीज है, 89,000 स्पीसीज हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ फाउना की। तो हमें यह आइडिया तो बेसिकली हो ही चुका है कि सर जो फ्लोरा और फाउना इंडिया में हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। और साथ ही साथ हमने क्वेश्चन की जो नीड थी उसको भी देख लिया है कि सर इंडिया के अंदर जो फ्लोरा है, या फिर जब भी हम बात करते हैं फ्लोरा की, फ्लोरा और कुछ भी नहीं, फ्लावर मतलब किससे कनेक्ट हो रखा है, पुष्पराज से नहीं, वो कनेक्ट हो रखा है प्लांट से। ओके, फिर हम बात करते हैं फाउना की, और जो फाउना है, फाउना किससे कनेक्ट हो रखा है, फाउना एनिमल से कनेक्ट हो रखा है। अब जो एनिमल है, एनिमल्स में एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, जितने भी लिविंग एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं वो सभी के सभी, इवन जो स्मॉल इंसेक्ट्स हो गए, वर्म्स हो गए, वो सभी भी हमें किसमें देखने को मिलते हैं, फाउना में देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड द डेसिडियस फॉरेस्ट। तो पूछा जा रहा है कि सर जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो चलो देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। Evergreen forests or tropical rain forests are found on the rainy parts of the Western Ghats and the islands group of Lakshadweep and the Andaman and Nicobar Island। अब हम देखते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट को। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो सर एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो हमें वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे पास आइलैंड ग्रुप है जिसका नाम क्या है, लक्षद्वीप है, और साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, वहां पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि सर हमें सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट में, लक्षद्वीप में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर ही हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों देखने को मिलते हैं। क्योंकि सर एवरग्रीन फॉरेस्ट को होने के लिए, उसको वहां पे ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। अब ये दो चीजें कौन कौन सी है, तो सर सबसे पहला तो है क्या, सनलाइट। ओके, सबसे पहला हमें क्या समझ में आता है कि सर सनलाइट की बहुत जरूरत होती है किसे, एवरग्रीन फॉरेस्ट को। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि इसके नाम में ही बताया गया है, ट्रॉपिकल है, मतलब कहां पे इसकी सिचुएशन कहां है, ट्रॉपिक्स पे है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो ऐसे में सर यहाँ पे सनलाइट तो पूरी ही होगी। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रेनफॉल की। तो सर जो रेनफॉल है ना, रेनफॉल भी यहाँ पे बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और एक जो प्लांट है, एक प्लांट को एवरग्रीन होने के लिए क्या चाहिए, एक तो सनलाइट चाहिए और दूसरा उसको वाटर चाहिए। तो ऐसे में सर जो रेनफॉल है वो वहां पे अच्छी देखने को मिल जाती है, और रेनफॉल और जो सनलाइट है उन दोनों का भरपूर मात्रा में होने के कारण वहां पे हमें क्या देखने को मिलती है, वहां पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पे प्लेंटी ऑफ सनलाइट है और प्लेंटी ऑफ रेनफॉल भी है। तो ऐसे में हमें ये तो समझ में आ चुका है कि आखिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिक्स के पास, या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उनकी ये लोकेशन हमेशा ऐसी ही क्यों होती है। तो चलो हम आगे देखते हैं। इबोनी, मोहोगनी एंड द रोजवुड आर द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रीज ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम बात कर लेते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रीज के बारे में। तो सर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रीज के अंदर नाम आता है इबोनी का, मोहोगनी का और साथ ही साथ रोजवुड का। ये सारे के सारे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर अगर ये हमें देखने को मिल रहे हैं तो इनकी क्वालिटीज तो आप समझ ही चुके होंगे कि सर इनकी जो हाइट है, इनकी जो एक होता है ना, एक साल भर का जो इनका पीरियड होता है, उनके अंदर जो शेडिंग का टाइम होता है वो बहुत ज्यादा इसमें छोटा होता है, और साथ ही साथ ये पूरे साल भर तक कैसे रहते हैं, ग्रीन ही
रहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, टिक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ द डेसिडियस फॉरेस्ट। जब भी हम बात करते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट की, अभी तक हमने कौन से फॉरेस्ट देखे हैं, अभी तक हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखे हैं, पर जब हम बात करते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट की तो सर डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर हमें टीक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्री या सबसे डोमिनेंट ट्री देखने को मिल जाती है। फिर हम आगे देखते हैं, अदर ट्रीज फाउंड हियर आर बम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड एंड खैर। तो अब हमने डिफरेंस देख लिया है कि सर हमारा जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर एबोनी महोगनी देखने को मिलते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट की, तो डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर हमें टीक, बाम्बू, शाल, शीशम ये सभी देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अभी तो हमने सिर्फ ट्रीज का उसमें क्या किया था, देखा था। अब हम देखते हैं कि आखिर डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि वेस्टर्न साइड में हमें क्या देखने को मिला था, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अब हम ईस्टर्न साइड चलते हैं, तो ईस्टर्न साइड हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में हमें ये तो क्लियर हो चुका है कि सर जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वो हमारे ईस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिलते हैं। मतलब ये एक दूसरे के कहां देखने को मिलते हैं, अपोजिट में देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। तो साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमें डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, हिमालयास के फुट हिल्स में हमें देखने को मिलते हैं, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में ईस्टर्न स्लोप्स में हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और जो कुछ पार्ट है वेस्टर्न घाट का भी जो ईस्टर्न स्लोप है ना, वहां पे भी हमें डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। अब घाट्स का जो ये स्लोप है, इस स्लोप को हम ये समझ चुके हैं कि सर घाट्स का नाम आते हैं, हमने स्लोप की बात क्यों करी है, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न घाट के कंपेयर में क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। मतलब वो कुछ ऐसा स्लोप वहां पे बनाता है। मतलब जब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की, तो सर जो वेस्टर्न घाट है उसकी हाइट ज्यादा है, वहां पे कंटिन्यूअस रेंजेस है। और सर जब हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स की, तो सर ईस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो कम है, और साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड हो रखे हैं। क्यों स्कैटर्ड हो रखे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी रिवर्स है जिनका ओरिजिन वेस्टर्न घाट से होता है और वो कहां पे जाती है, ईस्टर्न घाट में चली जाती है। और इसी के कारण हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे जो हमारे माउंटेन से जो रेंजेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड हो जाती है। तो चलो अब स्लोप को भी हमने समझ लिया है, हमने वेस्टर्न घाट्स को भी समझ लिया है। तो चलो आगे देखते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट में। Trees of the evergreen forest don't shed their leaves at one and the same time, so this forest remain evergreen। जो हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, अभी तक हमने डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में बात कर ली है, अब थोड़ी एवरग्रीन के बारे में वापस बात कर लेते हैं ताकि हम उसके बीच में एक डिफरेंस को समझ सके। तो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट अपनी जो लीव्स होते हैं, जो वहां पे ट्रीज देखने को मिलती है, वो अपने लीव्स को एक साथ शेड नहीं करती, या कोई पर्टिकुलर उनका टाइम नहीं होता शेडिंग का। तो ऐसे में हमें ये समझ में आ जाता है कि एक साथ शेड ना करने के कारण और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर टाइम शेड होने का नहीं होने के कारण जो वो ट्रीज है वो हमेशा कैसी रहती है, या फिर जो वो फॉरेस्ट है वो हमेशा कैसे रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं। द ट्रीज ऑफ द डेसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन समर। जबकि हम बात करते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट की, तो जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो अपने लीव्स को कब शेड करते हैं, 6 to 8 वीक्स इन समर। समर के अंदर 6 to 8 वीक्स के अंदर वो अपने सारे के सारे लीव्स को शेड कर देते हैं। जबकि हम बात करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो लीव्स होती है, जो ट्रीज होते हैं, वो ऐसा काम नहीं करते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड। अभी हमें बात करनी है वेजिटेशन के बारे में जो इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ ऐसे वेजिटेशन के बारे में जो हमें हाई एल्टीट्यूड्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं। द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में बी आइडेंटिफाई इन आवर कंट्री। जब भी हम बात करते हैं वेजिटेशन की, तो हमारी कंट्री के अंदर कई टाइप के वेजिटेशन हमें देखने को मिल जाते हैं। जब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो इंडिया के अंदर हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की, तो इंडिया में हमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स की, तो इंडिया में हमें ये भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हमें इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स आर माउंटेन फॉरेस्ट। जब भी हम बात करते हैं ऐसे वेजिटेशन की जो हमें हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम माउंटेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। माउंटेन मतलब माउंटेन की बात की जा रही है। जब भी माउंटेन लिखा दिखे तो समझ जाना सर माउंटेनस एरिया की बात हो रही है। तो माउंटेन जो एरियाज होते हैं, माउंटेनस जो हमारे एरियाज होते हैं, the decrease in temperature with increased altitude lead to the corresponding change in the natural vegetation। तो ऐसे में हम ये समझ चुके हैं कि सर जो माउंटेन है, जो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हमें देखने को मिलेगा वेजिटेशन, वो कैसा होगा, वो स्टार्टिंग में तो माउंटेन फॉरेस्ट का होगा, पर जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, जैसा कि हम ये देख रहे हैं, ये क्या है, तो सर ये हमारा माउंटेन है। तो जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। तो ऐसे में हम ये समझ
समझ चुके हैं कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, और जब टेम्परेचर गिरना शुरू होगा तो सर जो वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन होगा ना उसमें भी चेंज आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने के कारण वहाँ का जो एकदम स्टार्टिंग का जो वेजिटेशन था वो हायर एल्टीट्यूड के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और सर्वाइव नहीं करने के कारण कुछ जो वेजिटेशन है वो वहाँ पे चेंज हो जाएंगे। फिर हम आगे देखते हैं, एज सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ natural vegetation belts in the same orders as we see from the tropical to the tundra region। तो जैसा कि हम बात करते हैं हायर एल्टीट्यूड्स की, तो हायर एल्टीट्यूड्स के अंदर जो हमें वेजिटेशन देखने को मिलने वाला है वो कैसा होगा, वो टुंड्रा रीजन जैसे वेजिटेशन होगी। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं टुंड्रा रीजन्स की, तो टुंड्रा रीजन्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड हमें देखने को मिलता है। और जब हम हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ बढ़ेंगे तो सर हायर एल्टीट्यूड्स के बढ़ते टाइम हमें जो टेम्परेचर है उसके अंदर डिक्रीज भी देखने को मिलेगा, और वो टेम्परेचर इतना डिक्रीज हो जाएगा कि सर वहाँ का जो वेजिटेशन है वो चेंज होना शुरू कर देगा, और वो चेंज होके कौन सा वेजिटेशन में बन जाएगा, तो सर वो चेंज हो जाएगा टुंड्रा वेजिटेशन के अंदर। फिर हम आगे देखते हैं, द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट of 1000 and 2000 मीटर्स। अब है ना कुछ कैटेगरीज हम देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। तो सर जो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है वो हमें कहां से कहां तक देखने को मिलते हैं, 1K to 2K तक में हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जब 1000 से लेकर 2000 मीटर्स की हाइट होगी ना तो वहां पे हमें वेट टेम्परेट क्या देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। फिर हम आगे चलते हैं, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक्स एंड द चेस्टनट प्रीडोमिनेट। और हम जब बात करेंगे इन एरियाज की, इन फॉरेस्ट की, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे हमें ओक्स देखने को मिलेंगे, चेस्टनट जो है वो हमें प्रीडोमिनेटली देखने को मिलेंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो कवरेज है वो किनकी होगी, वो ज्यादा से ज्यादा कवरेज चेस्टनट की होगी, ओक्स की होगी। फिर हम बात करते हैं बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर्स। अब हम चलते हैं हमारे कौन से, अब हम ये जो है ना इस पैमाने को थोड़ा बढ़ाते जाते हैं, इन मैग्नीट्यूड को हम थोड़ा हाई करते जाते हैं। अब ये होने वाला है 1500 टू कितना 3K, मतलब 3000 मीटर्स तक की हाइट पे जब हम पहुंचते हैं तो वहां पे टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सदार। जब हम 1500 से 3K के आसपास तक बढ़ते हैं तब हमें क्या देखने को मिलते हैं, तब हमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग में वेट टेम्परेट देखने को मिला, वेट टेम्परेट की जो हाइट थी, या फिर जब हम बात करते हैं कि सर वेट टेम्परेट हमें किस हाइट तक देखने को मिलते हैं, तो वो हमें 1000 से 2000 मीटर्स तक की हाइट तक देखने को मिलते हैं। पर जब हम बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट की, तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो हमें 1500 से 3000 मीटर्स तक में हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर हम आगे चलते हैं कि सर जब टेम्परेट फॉरेस्ट जब हमारे सामने आते हैं तो सर वहां पे हमें कॉनिफेरस ट्रीज भी देखने को मिलती हैं। अब ये जो कॉनिफेरस ट्रीज होती है उसमें नाम आता है सर पाइन का, देवदार का, सिल्वर फर का, स्प्रूस का, सेदार का। तो बेसिकली ये सारी जो ट्रीज है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये सारी की ट्रीज हमें टेम्परेट फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। दिस फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालयस एंड द प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। जब भी हम बात करते हैं हायर एल्टीट्यूड की सदर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो हमें कौन से फॉरेस्ट वहां देखने को मिलते हैं, तो हमें वहां पे टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जहां भी हाइट जो होगी कितनी होगी, 1500 टू 3000 मीटर्स होगी, तो वहां पे हमें टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। एट हायर एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड आर कॉमन। फिर जब हम बात करते हैं हायर एलिवेशन की, तो हायर एलिवेशन पे अब जो धीरे धीरे जो वेजिटेशन है ना वो किस में बदलना शुरू कर देगा, टेम्परेट ग्रासलैंड में बदलना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले कौन था, वेट टेम्परेट था, उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट था। अब जो हमारे सामने आ रहा है वो क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो सर अब जो टेम्परेट ग्रासलैंड होंगे बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाएंगे। एट हायर एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर्स अबव सी लेवल। अब हम बात करने जा रहे हैं 3600 मीटर्स से ज्यादा की। जब भी हम 3600 मीटर से ज्यादा आगे बढ़ेंगे, इस हाइट से ज्यादा ऊपर जाएंगे, तो हमें टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड गिव वे टू अल्पाइन वेजिटेशन। तो सर जो टेम्परेट फॉरेस्ट होंगे अब वो रास्ता देंगे किसे, अल्पाइन वेजिटेशन को। मतलब अब वहां से टेम्परेट फॉरेस्ट जो है, जो ग्रासलैंड है, वो हटते जाएंगे और वहां पे अल्पाइन वेजिटेशन हमें दिखना शुरू हो जाएगा। सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स, ब्रिचेस एंड द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो सर जैसे हम बात कर रहे हैं अल्पाइन वेजिटेशन की, तो अभी तक हमने क्या देखा था, तो अभी तक हमने वेट जो टेम्परेट ग्रास था, ग्रासलैंड था, वो देख लिया था, टेम्परेट फॉरेस्ट देख लिया था, टेम्परेट ग्रासलैंड हमने देख लिया था। अब हम बात कर रहे हैं अल्पाइन वेजिटेशन के बारे में। ये सभी के सभी जो डिफरेंसेस हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर हाइट है, मतलब जैसी उनकी हाइट है वैसा वहां पे फॉरेस्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो अल्पाइन वेजिटेशन है, अल्पाइन वेजिटेशन में हमें जूनिपर्स, पाइन्स, ब्रिचेस देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, हाउएवर दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टर्न्ड एज दे अप्रोच द स्नो लाइन। जैसे जैसे वो स्नो लाइन के पास पहुंचते जाते हैं, अल्पाइन
वेजिटेशन भी अब चेंज होता जाता है, क्योंकि स्नो लाइन जब टच होने लगती है तो सर जो वेजिटेशन है उसमें चेंज आना तो नेचुरल है, क्योंकि सर जब हम बात करते हैं एक्सट्रीम कोल्ड की तो सारे के सारे वेजिटेशन जो है वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसे में उनको चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये सब जो प्रोसेस है वो नेचुरली होता है, ह्यूमन इसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं करता है। फिर हम आगे देखते हैं अल्टीमेटली थ्रू द शर्व्स एंड द स्क्रब्स दे मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो अल्पाइन वेजिटेशन होता है ना, वो अल्पाइन वेजिटेशन अब अल्पाइन ग्रासलैंड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और सर वहां पे हमें अब श्रब्स और स्क्रब्स देखने को मिलते जाते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो हमारा ग्रासलैंड है या फिर जैसे जैसे हम बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट की, जैसे हम बात करते हैं अल्पाइन वेजिटेशन की, वो आपस में क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी। फिर हम आगे देखते हैं दिस आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स। अब ये जो हमें एरिया देखने को मिल रहा है, जो अल्पाइन ग्रासलैंड हमें देखने को मिल रहा है, तो सर इस अल्पाइन ग्रासलैंड का जो यूज है वो नोमैडिक ट्राइब्स किया करते हैं। और ये जो नोमैडिक ट्राइब्स होती है उनके अंदर नाम आता है गुज्जर्स का, बकरावाल्स का। अब ये जो गुज्जर्स होते हैं, बकरावाल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ग्रेजिंग करते हैं, अपने एनिमल्स को, अपने कैटल्स को लेकर आते हैं और वो इस ग्रासलैंड के अंदर वहां पे ग्रेजिंग शुरू कर देते हैं। At higher altitude, mosses and lichens form part of tundra vegetation। अब हम बात कर लेते हैं और भी ज्यादा हायर एल्टीट्यूड की। तो जब हम हायर एल्टीट्यूड की तरफ देखते हैं तो हायर एल्टीट्यूड पे हमें मॉसेस देखने को मिलते हैं, लाइकेंस देखने को मिलते हैं, और इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन के नाम से जानते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया है कि सर जो अल्पाइन वेजिटेशन है वो कहाँ तक है, स्नो लाइन तक है। स्नो लाइन तक के बाद फिर हमने क्या देखा कि सर वहां पे हमें ग्रासलैंड देखने को मिल जाता है, अल्पाइन ग्रासलैंड हमें देखने को मिल जाता है। अब अल्पाइन ग्रासलैंड के बाद भी हमें क्या देखने को मिलता है, टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलता है। और टुंड्रा वेजिटेशन के अंदर मॉसेस और लाइकेंस आते हैं। और ऐसे में जब हम बात करते हैं टुंड्रा वेजिटेशन की, तो सर टुंड्रा वेजिटेशन हमें सिर्फ और सिर्फ हायर एल्टीट्यूड पे ही देखने को मिलते हैं। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, टिबेटन एंटेलोप, याक, स्नो लियोपार्ड, स्क्विरल, शैगी हॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स, बियर एंड द रेयर रेड पांडा, शिप एंड घोर्स विथ थिक हेयर। तो ऐसे में हमें ये समझ में आ चुका है कि सर ये इतने सारे जो एनिमल्स है ना वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, वो इन एरियाज में देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमें टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलती है। और जब भी हम बात करेंगे टुंड्रा वेजिटेशन की, तो सर टुंड्रा वेजिटेशन हायर एल्टीट्यूड पे है और हायर एल्टीट्यूड पे होने के कारण वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम होता है। और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होने के कारण वहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके हमेशा जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा थिक होते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वाइट अ फ्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंडेंजर्ड इन इंडिया। अब जब हम बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, तो इंडिया के अंदर ऐसे कई सारे प्लांट्स, ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जो इंडेंजर हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों है, तो चलो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्वाइट अ फ्यू एनिमल्स आर इंडेंजर एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट। जब भी हम बात करते हैं इंडिया की, तो सर इंडिया एक बहुत ज्यादा वास्ट कंट्री है। और वास्ट कंट्री होने के साथ साथ इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन जब ज्यादा होती है तो सर हम क्या करते हैं, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे कई सारे प्लांट्स होते हैं, कई सारे जो एनिमल्स होते हैं वो किस में जाना शुरू कर देते हैं, इंडेंजर्ड लिस्ट में जाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में हमें ये तो समझ में आ गया है कि सर जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो इंक्रीज है उसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है, उसका डायरेक्ट रिलेशन है इंडेंजर्ड होना। किसका इंडेंजर्ड होना, स्पीसीज का इंडेंजर्ड होना। फिर हम बात करते हैं कि सर कई सारी ऐसी स्पीसीज भी होती है जो एक्सप्लॉइटेशन को नहीं सह पाती और इन दी एंड वो क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट ही हो जाती है। द मेन कॉजेस फॉर दिस मेजर थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स। जब भी हम बात करते हैं कि सर एक जो स्पीसीज है वो कैसी हो चुकी है, इंडेंजर हो चुकी है, और इवन कई बार ऐसा भी देखा गया कि कई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो सर इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है सर हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स। जो हंटर्स बहुत ही ज्यादा ग्रीडी होते हैं, जो लालची होते हैं, वो है ना बिना देखे क्या करना शुरू कर देते हैं, हंटिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण सर कई सारी जो स्पीसीज होती है वो इंडेंजर्ड हो जाती है या फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं कि सर जो हंटर्स है, जो ग्रीडी हंटर्स है ना, वो सिर्फ अकेला कारण नहीं है। उसके अलावा भी जब हम बात करते हैं कमर्शियल पर्पसेस की, पॉल्यूशन की, केमिकल्स की, इंडस्ट्रियल वेस्ट की, तो सर ऐसा देखा गया है कि सर एसिड डिपॉजिट, केमिकल, मतलब ह्यूमन मेड एक्टिविटीज जितनी भी है वो भी क्या करती है, वो भी सब हमारा जो एनिमल है, जो हमारे प्लांट्स है, उन सभी को अफेक्ट करती है और इवन इतना अफेक्ट करती है कि वो इंडेंजर हो जाते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज, कई सारी एलियन स्पीसीज का इंट्रोडक्शन किया जाता है न्यू एरियाज में। जब न्यू एरियाज में उनका इंट्रोडक्शन किया जाता है तो वो क्या करना शुरू कर देती है, वो उस एरिया को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। और साथ ही साथ जो रेगुलर कटिंग हो रही है हमारे फॉरेस्ट की, वो भी क्या कर रही है, वो भी हमारे फॉरेस्ट को खत्म करती जा रही है, हमारे वाइल्ड लाइफ को, हमारे एनिमल्स को, हमारे प्लांट्स को
सभी को डिस्ट्रॉय करती जा रही है। द फॉरेस्ट टू ब्रिंग द लैंड अंडर कल्टीवेशन एंड इनहैबिटेशन व्हिच आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द इंबैलेंस। जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट की तो सर जो फॉरेस्ट है ना उनके और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। फॉरेस्ट लैंड को क्या कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है और क्लियर करने के बाद वहां पे कल्टीवेशन शुरू किया जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि सर जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है उस ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड है किसकी, फूड की। जितनी ज्यादा उनकी फूड की नीड होगी उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होगा। अब जब फूड की डिमांड होगी तो सर वो कहेंगे कि आप क्या करिए, इन फॉरेस्ट को तो कर दीजिए खत्म और इसकी जगह आप क्या करिए, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर लैंड लेके आइए और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फूड का प्रोडक्शन करिए ताकि जो हमारी बेसिक नीड है वो हम फुलफिल कर सके। फिर हम आगे देखते हैं विच आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस। साथ ही साथ इनहैबिटेशन, लोगों को बसाया जाता है फॉरेस्ट को क्लियर करके, वो भी एक ऐसा मेजर कारण बन जाता है इस पूरे हमारे इकोसिस्टम का। जब भी हम बात करते हैं इन एनिमल्स का, जब भी हम बात करते हैं इन हमारे प्लांट्स का, तो इनके इंडेंजर होने का। फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, व्हाई हैज इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। क्वेश्चन यही है कि सर इंडिया के पास 47,000 ऑफ प्लांट्स स्पीसीज हमें देखने को मिलती है, 89,000 ऑफ एनिमल्स स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में इतना इंडिया के पास ऐसा क्या खास है कि सर ये जो रिच हेरिटेज है वो इंडिया में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं हमारी कंट्री इंडिया के बारे में। आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जब भी हम बात करते हैं इंडिया की तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो वर्ल्ड की 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी जो कंट्रीज है ना उनके अंदर से इंडिया एक है। फिर हम आगे देखते हैं विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस। जब भी हम बात करते हैं इंडिया की प्लांट स्पीसीज की, इंडिया के फ्लोरा की, तो सर इंडिया के पास लगभग 47,000 क्या है प्लांट स्पीसीज है और इसके कारण इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 10th प्लेस जो है होल्ड करता है किसके लिए, फ्लोरास के लिए। फिर हम आगे चलते हैं फोर्थ इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी, और जो 4th प्लेस है वो हम होल्ड करते हैं एशिया के अंदर। मतलब वर्ल्ड के अंदर तो 10th प्लेस है हमारा, पर जब हम बात करते हैं एशिया की तो एशिया के अंदर हमारा 4th प्लेस है। फिर हम आगे देखते हैं देयर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर लगभग 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स देखे जाते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हमारे इंडिया में देखे जाते हैं विच अकाउंट्स फॉर 6% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इंडिया के पास जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स है ना 15,000, ये लगभग पूरे वर्ल्ड का 6% भी हमें देखने को मिलता है। फिर हम आगे चलते हैं द कंट्री हैज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स। इंडिया के पास कई सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं फर्न्स की, एल्गे की और फंजाई की। ये सारे के सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की लिस्ट में आते हैं। फिर हम आगे चलते हैं इंडिया ऑल्सो एज 89,000 species of animals as well as a rich variety of fishes in its fresh and marine water। तो इंडिया के पास लगभग 89,000 स्पीसीज है एनिमल्स की, और साथ ही साथ इंडिया का जो मरीन वाटर है, इंडिया का जो फ्रेश वाटर है, उसमें कई सारी वेराइटीज हमें देखने को मिलती है फिशेस की। तो बच्चों आज के इस टॉपिक में इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।